नमस्कार, मैं रवीश कुमार। 3 बच्चे पैदा करो और वो भी इस जीडीपी वाली इकॉनमी में। किसी को समझ नहीं आ रहा है कि दूसरी तिमाही में भारत की जीडीपी का विकास दर 5.4% पर कैसे आ गया। क्या भारतीयों की प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि वे अब 3-3 बच्चे पैदा करने लग जाएं? जीडीपी के विकास दर पर वित्त मंत्री ने अभी तक विस्तार से कुछ नहीं कहा। इस ठहरी हुई अर्थव्यवस्था में सबके लिए काम नहीं है, काम है तो अच्छी सैलरी का काम नहीं है। और वहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख कह रहे हैं हर दंपति को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। इस वीडियो में हम बात तो जीडीपी और जीएसटी के नए आंकड़ों पर करेंगे, लेकिन चूंकि इसका संबंध उसी आबादी से है जिसे 3 बच्चे पैदा करने की नसीहत दी जा रही है, तो पहले उसकी भी बात कर लेते हैं। ज्यादा पुरानी नहीं, अगस्त की रिपोर्ट है प्रीतिका पी की। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में दिखाया गया है कि पिछले 3 वर्षों में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने का खर्चा 3 गुना बढ़ गया। क्या मिडिल क्लास की कमाई इतनी अधिक बढ़ गई? हर साल 5,000 से अधिक फीस बढ़ जाती है। माँ बाप मुश्किल से प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा पा रहे हैं। किसी को मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि 3 बच्चों का खर्चा कौन उठाएगा, आरएसएस या भारत सरकार? भारत की अर्थव्यवस्था ने ऐसा क्या कमाल कर दिया है, इसके स्कूल और अस्पताल इतने शानदार हो गए कि अब आप अपना ध्यान 3 बच्चे पैदा करने में लगाइए। इसीलिए जरूरी है कि आप जीडीपी के इन गुलाबी और गोलमोल आंकड़ों का खेल समझें। बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि उनके कारोबार से लेकर नौकरी की जो हालत है, कमाई हो नहीं रही है, क्या देश की अर्थव्यवस्था की भी वही हालत है या ऐसा केवल उनके साथ हो रहा है? जीडीपी का आंकड़ा तो यही बता रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तरक्की नहीं कर रही है, रुकावट, ठहराव आ चुका है। जब से इस साल की दूसरी तिमाही यानी जुलाई से सितंबर का आंकड़ा आया है, चुप्पी पसर गई है। इस बार की गिरावट बहुत ज्यादा है। जुलाई सितंबर 2023 में भारत की जीडीपी का विकास दर 8.1% था। जुलाई सितंबर 2024 में भारत की जीडीपी का विकास दर 5.4% पर आ गया है। 2.7% की गिरावट बहुत ज्यादा होती है। इतने में काफी कुछ इधर से उधर हो जाता है। कांग्रेस लगातार कह रही है कि आर्थिक तरक्की के सरकारी आंकड़े बनावटी हैं। कई बार लगता है कि ऐसे विषय हमारी समझ के दायरे से बाहर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ध्यान से पढ़ने और सुनने पर आर्थिक हिसाब किताब का मसला समझ आने लगता है। आपकी आर्थिक हालत इतनी खराब क्यों है पता चल जाता है। आमतौर पर आप एक अखबार पढ़ते हैं, लेकिन हमने इस वीडियो में कई अखबारों को शामिल किया है, कई तरह के नजरिए को शामिल किया है ताकि खुद भी समझ सकें हम और आपको भी बता सकें कि भारत की अर्थव्यवस्था की सच्चाई क्या है। राज्य दर राज्य आप देखेंगे गरीब होती जनता की संख्या ज्यादा होती जा रही है। 80 करोड़ जनता मुफ्त अनाज पर आश्रित है। यही नहीं, आपको बताया जाता है कि प्रति व्यक्ति आय $2800 है भारत में, लेकिन अगर आप चोटी के 1% लोगों की आमदनी को इसमें से निकाल दें तो प्रति व्यक्ति आय घटकर $1130 पर आ जाती है। यानी जब आपको बताया जाता है कि भारत की प्रति व्यक्ति आय $2800 है, तो इसमें अंबानी, अदानी से लेकर 1% अति अमीर लोग भी शामिल हैं। जैसे ही उनकी आय आप अलग करते हैं, प्रति व्यक्ति आय $1130 पर आ जाती है। $1130 का मतलब 95,600 रुपए करीब करीब, जो दुनिया के कई गरीब देशों की प्रति व्यक्ति आय से भी कम है। यह है भारत के लोगों की आर्थिक क्षमता। देश की सच्चाई मंत्रियों के दावों और अखबारों की हेडलाइन से काफी अलग है। देश के कई आर्थिक विशेषज्ञ लिख रहे थे कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो दावे हैं वो कुछ ज्यादा ही आशावादी हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। कोई कह रहा है महंगाई ज्यादा है, कमाई बढ़ नहीं रही, सरकार का खर्चा भी बहुत कम है, शहरों में उपभोग बहुत घटा है। लेकिन सरकार मानती ही नहीं कि अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर कस के ब्रेक लगा है। एक सवाल और है, इस साल की पहली तिमाही और दूसरी तिमाही यानी अप्रैल से लेकर सितंबर तक के आंकड़े दिखा रहे हैं कि गाड़ी फंस तो गई है, लेकिन तब भी रिजर्व बैंक से लेकर सरकार के दावे
कुछ और ही अलग नजर आते हैं, गुलाबी नजर आते हैं। अलग अलग अखबारों में रिजर्व बैंक की तरफ से अनुमान के आंकड़े छपते रहते हैं कि इस साल भारत की जीडीपी का विकास दर कितना रहेगा। रिजर्व बैंक भी अपनी प्रेस रिलीज में यह अनुमान जारी करता है। महाराष्ट्र चुनाव से पहले 9 अक्टूबर को भारतीय रिजर्व बैंक की प्रेस रिलीज कहती है कि 2024-25 की दूसरी तिमाही में जीडीपी का विकास दर 7.0% रहेगा। इसके 15 दिन के भीतर एक और अनुमान जारी किया जाता है जिसमें जीडीपी का विकास दर 7.0% से घटाकर 6.8% कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि रिजर्व बैंक को सूचना मिल रही थी कि जीडीपी की रफ्तार थम रही है, लेकिन क्या रिजर्व बैंक देश को सही सूचना दे रहा था? हमारा यह सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक जब अनुमान जारी करता है तो उसके पास कुछ तो आंकड़े होते होंगे, कुछ तो आधार होता होगा। उसके सामने जो सूचनाएं रखी गई थीं, जो आंकड़े थे, क्या वे 6.8 या 7% का ही इशारा कर रहे थे, या रिजर्व बैंक को भी 5.4% जैसी स्थिति नजर आने लगी थी? आखिर भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़े और अनुमान की क्या विश्वसनीयता है कि 3 महीने की छोटी सी अवधि के हिसाब में 1.6% का अंतर आ जाता है? ये मामूली अंतर नहीं है। हम कभी इन सवालों के ठोस जवाब नहीं जान पाते हैं। रिजर्व बैंक का अनुमान इतना गलत साबित हुआ है, कैसे गलत हो गया, इस पर रिजर्व बैंक की सफाई आनी चाहिए। क्या रिजर्व बैंक अपनी अगली बैठक के बाद इसका जवाब देगा कि जिस तिमाही की जीडीपी का विकास दर वह 7% और 6.8% बता रहा था, उसकी जीडीपी का विकास दर 5.4% पर आया है? ये कैसे हुआ? क्या ये आंकड़े गुलाबी तस्वीर बनाने के लिए जारी किए जाते हैं ताकि अखबारों में रिजर्व बैंक के नाम पर पन्ने भरे जाते रहें और माहौल बनता रहे कि सब कुछ शानदार है? दूसरी तिमाही में रिजर्व बैंक का अनुमान बुरी तरह पिट गया। अब तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के नतीजों के बाद देखेंगे, जिसके लिए अनुमान 7.4% बताया गया है। क्या 5.4% से 7.4% यानी 2% का उछाल आ सकता है? 24-25 के लिए रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी के विकास दर का अनुमान 7.2% बताया। पहली तिमाही यानी अप्रैल से जून में जीडीपी का विकास दर 6.7% था। यह भी पिछली 5 तिमाहियों में सबसे कम था। और जब दूसरी तिमाही का आंकड़ा 5.4% आया तो उसे पिछली 7 तिमाहियों में सबसे कम कहा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 7% की जीडीपी का विकास दर हासिल करने के लिए भारत को अब अगली 2 तिमाहियों में यानी अक्टूबर से लेकर अगले मार्च तक 7.8% की दर से तरक्की करनी होगी, जो संभव नहीं लगता है। कांग्रेस कहती है अर्थव्यवस्था की हालत खराब है तो सरकार नहीं मानती है। रिजर्व बैंक के ये अनुमान सरकार की बात को मजबूत करते हैं कि इतनी हालत खराब नहीं है, लेकिन अब तो रिजर्व बैंक का अनुमान ही गलत निकल रहा है। ठीक है, मैं गणित में कमजोर हूं, लेकिन क्या रिजर्व बैंक में भी मेरी तरह गणित में कमजोर लोग बैठे हुए हैं? ऐसा तो हो नहीं सकता। तो फिर भारत की अर्थव्यवस्था की जो हालत है अप्रैल से लेकर सितंबर तक, क्या उसके बारे में भारतीय रिजर्व बैंक सटीक तस्वीर पेश कर रहा था? कम से कम रिजर्व बैंक के आंकड़े गोदी चैनलों के एग्जिट पोल की तरह नहीं होने चाहिए, जबकि सभी को दिख रहा था कि अप्रैल से लेकर सितंबर तक की 2 तिमाहियों में निफ्टी से जुड़ी कंपनियों की आमदनी डबल डिजिट नहीं हो सकी। लगातार 2 तिमाहियों में उनकी आय सिंगल डिजिट अंकों में ही बढ़ी है। सीमेंट कंपनियों के मुनाफे में 40% से ज्यादा की गिरावट आई। औद्योगिक सेक्टर का विकास दर भी सिंगल डिजिट में दिखाई दे रहा था। लोग बहुत दिक्कत में हैं। अनिंद्य चक्रवर्ती ने आयकर रिटर्न के आंकड़ों का विश्लेषण कर दिखाया है कि मिडिल क्लास से 50 लाख लोग गरीबी में चले आए। लोग पर्सनल लोन लेने की स्थिति में नहीं है तो सोना गिरवी रखकर, गहना गिरवी रखकर लोन ले रहे हैं, क्योंकि वे अब अपनी नौकरी में सैलरी के दम पर लोन लेने की स्थिति में नहीं हैं। इस खबर के बारे में तो आपने कई जगहों पर पढ़ा होगा, सुना होगा कि सोना गिरवी रखकर लोन लेने वालों की संख्या में 56% की वृद्धि हुई है। अपना गहना गिरवी रखकर लोगों ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक का लोन ले लिया है। इस तरह के लोन को असुरक्षित माना जाता है। क्या ये आंकड़े आपसे नहीं कह रहे कि आम मिडिल क्लास की हालत बहुत खराब है?
भले ही वह एंटी मुस्लिम नफरत के नशे में चूर है, मस्त है। क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? आपकी हालत खराब है और सरकार कहती है सब चंगासी। हमारा सवाल है कि रिजर्व बैंक के आंकड़ों से भी यह सब पता चलता है और दूसरे आंकड़े भी बता रहे हैं कि देश की क्या हालत है। उपभोक्ता चीजें बनाने वाली कंपनियों के सीईओ भी कह चुके हैं कि बाजार में मांग नहीं है, इसलिए चीजें नहीं बिक रही हैं। एशियन पेंट्स के सीईओ ने वो बात कह दी जिसे कहने की हिम्मत आजकल कोई नहीं करता। कारण आप जानते हैं, जमानत होती नहीं, कब छापा पड़ जाए कोई नहीं जानता। लेकिन ये बातें अगर पब्लिक में नहीं कही जा रही हैं तो बिजनेसमैन अपने आसपास के लोगों में कह रहे हैं, अपने निवेशकों के बीच कहने लगे हैं। 9 मई की यह खबर है, टेलीग्राफ में छपी है। एशियन पेंट्स के सीईओ अमित सिंघल अपने निवेशकों के सम्मेलन में कह रहे हैं कि आप लोग तो खुद ही समझते हैं, जानने वाले हैं कहां से इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। जो असली जीडीपी है उससे इन नंबरों का क्या नाता है? किसी भी सेक्टर का आंकड़ा देखिए, कहीं भी आपको हिसाब नहीं मिलता है। इसलिए हमें सही आंकड़ों का पता करना होगा। अगर हम 7% की जीडीपी की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ सेक्टर में यह 5% है, 4% है? हम तो यह भी पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कैसे जाना जाए कि सही में जीडीपी का विकास दर कितना है। हमारा आपका छोड़ दीजिए, एशियन पेंट्स भारत की बड़ी कंपनी है। इसके सीईओ मई के महीने में कह रहे हैं कि जीडीपी को लेकर ये जो दावे किए जा रहे हैं, इसके नंबर कहां से आ रहे हैं? जो नंबर बताए जा रहे हैं वो दिखाई तो नहीं दे रहे। 1.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी के सीईओ का कहना था कि सच में जीडीपी का विकास दर कितना है इसका पता कैसे लगाया जाए किसी को नहीं मालूम। लेकिन उन्होंने सच बोल दिया, खबरें छप गईं। तो जाहिर है इस बयान के बाद एशियन पेंट्स की तरफ से सफाई आनी भी थी। उन्होंने मई के महीने में ही एक बयान जारी कर दिया कि ऐसा नहीं कहा था, वे जीडीपी के आंकड़ों पर अविश्वास नहीं जता रहे थे। लेकिन इस सफाई के बाद भी उन्होंने जाते जाते एक बात तो कह दी कि ऐतिहासिक रूप से देखा गया है कि पेंट उद्योग में जीडीपी वृद्धि से 1.5 से 1.75 गुना अधिक वृद्धि होती है। यह आंकड़ा इस बार गलत हो गया, इसलिए विश्लेषण करने की जरूरत है। दूसरी तिमाही में जब एशियन पेंट्स ने अपने नतीजे घोषित किए, यानी जुलाई से लेकर सितंबर की तिमाही में, तो आप जानते हैं क्या हुआ? एशियन पेंट्स का सकल मुनाफा 42.4% गिर गया है। रिजर्व बैंक कब से कोशिश कर रहा है, बयान दे रहा है कि महंगाई को 4% की दर पर लाना है, लेकिन अभी तक महंगाई की दर 4% पर नहीं आई, नीचे भी नहीं गई। इसका मतलब यही हुआ कि आपकी कमाई महंगाई के कारण तेजी से उड़ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक का काम है महंगाई की दर को 4% के नीचे लाना। 2% ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन सितंबर के महीने में महंगाई कितनी बढ़ गई आप जानते हैं। हमारा मूल सवाल है कि भारत की जीडीपी के विकास दर की रफ्तार क्या थमने लगी है? इससे निकलने के क्या रास्ते हैं, जनता को बताया जाना चाहिए। क्या भारतीय रिजर्व बैंक को यह सब पहले से नहीं दिख रहा था? और दिख रहा था तो रिजर्व बैंक ने भारत की जनता से सच क्यों नहीं कहा? यह सवाल है। अक्टूबर के आखिर में जब रिजर्व बैंक ने कहा, उस समय इकोनॉमिक टाइम्स की हेडलाइन देखिए, आरबीआईज रोजी ग्रोथ फोरकास्ट बैफल्स इकोनॉमिस्ट, की रिजर्व बैंक के गुलाबी आंकड़ों से अर्थशास्त्रियों में घबराहट बढ़ गई है, वे कंफ्यूज हो गए। इस रिपोर्ट के अनुसार अर्थशास्त्रियों का मानना था कि आरबीआई का अनुमान सिर्फ इसी बात पर टिका है कि ग्रामीण इलाकों में खर्च बढ़ने लग जाएगी और निजी निवेश बढ़ रहा है। लेकिन इस अनुमान में शहरी खपत में आई सुस्ती और कमजोर होते निर्यात का ध्यान नहीं रखा गया। अर्थशास्त्रियों का मानना था कि अगर समय रहते इन चेतावनी और संकेतों पर ध्यान नहीं दिया गया तो विकास और भी कम हो सकता है। जापानी ब्रोकरेज फर्म नोमुरा ने तब कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था चक्रीय वृद्धि मंदी के चरण में प्रवेश कर चुकी है और भारतीय रिजर्व बैंक का 7.2% जीडीपी विस्तार का अनुमान अत्यधिक आशावादी है। अब जब दूसरी तिमाही के आंकड़े आपके सामने हैं तो जाहिर है इन विशेषज्ञों की बातें सही साबित होती नजर आ रही हैं। तो दिख सबको रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था में ठहराव है। ऐसा किसी भी अर्थव्यवस्था में हो सकता है, इसमें बड़ी बात नहीं है। अर्थव्यवस्थाएं फिर से तरक्की करने लग जाती, लेकिन सवाल है कि जिस समय ठहराव है, कुछ गड़बड़ है, उस समय आप झूठ क्यों बोलते हैं या सच्चाई को स्वीकार क्यों नहीं करते? उस समय आप गुलाबी आंकड़े क्यों जारी करते हैं? तो आपको समझना यह है कि हेडलाइन के जरिए तरह तरह के खेल खेले जा रहे हैं।
एक दिन आंकड़ा आता है जीडीपी बैठ गई है, दूसरे दिन आ जाता है जीएसटी का संग्रह बढ़ गया है, यानी अर्थव्यवस्था एकदम ठीक है, माहौल बना दिया जाता है। मैं अर्थव्यवस्था का जानकार नहीं हूं, फिर भी कोशिश रहती है कि इस पर हिंदी के दर्शक बात करें, ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। जीएसटी को लेकर हिंदी अखबारों की हेडलाइन देखिए। अमर उजाला की हेडलाइन है, जीएसटी नवंबर में मालामाल हुआ सरकारी खजाना, 1.82 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन देखिए, जीएसटी कलेक्शन में बम्पर बढ़ोतरी, नवंबर में 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ हुआ। प्रभात खबर, जीएसटी नवंबर में सरकारी खजाने में जमकर बरसा, जीएसटी का पैसा, कलेक्शन अमाउंट 1.82 लाख करोड़ के पार। हिंदुस्तान की हेडलाइन, इकोनॉमिक मोर्चे पर अच्छी खबर, 8.5% बढ़कर 1.82 लाख करोड़ हुआ जीएसटी कलेक्शन। हिंदी अखबारों में और अंग्रेजी के भी कई अखबारों में जीएसटी संग्रह की हेडलाइन खूब जश्न मना रही है। ये आंकड़े माहौल बनाने के काम आ जाते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था चमक रही है। हमारे आपके जैसे साधारण पाठक और दर्शक भी यही समझ सकते हैं, लेकिन क्या हम इन बारीकियों को समझना चाहते हैं? कोशिश कीजिए। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की हेडलाइन देखिए, ग्रोथ इन ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन स्लोज टू 8.5% टू ₹1.82 लाख करोड़ इन नवंबर। मतलब सकल जीएसटी संग्रह की रफ्तार धीमी पड़ गई। बिजनेस स्टैंडर्ड ने लिखा है 19,259 करोड़ का रिफंड देने के बाद जीएसटी का जो संग्रह है वो एक साल पहले के इसी समय की तुलना में घटा है। रिफंड का माइनस करने के बाद सकल जीएसटी संग्रह 11% बढ़ा है। रिफंड में 8.9% की गिरावट आई है, जबकि हिंदी के अखबार वृद्धि बता रहे हैं। हिंदू अखबार ने लिखा है, फेस्टिवल रश मिसिंग but net GST revenues up 11.1% in November amid sharp drop in refunds। मतलब जीएसटी के आंकड़ों से ऐसा नहीं दिखता, त्योहारों के समय बिक्री बढ़ी है। अब आप एक साथ देखिए, दिखाता हूं आपको। हिंदी अखबारों की हेडलाइन एक तरफ, अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन एक तरफ। आपको कितना दिखेगा? एक तरफ केवल बढ़ता हुआ और दूसरी तरफ सवालों के साथ घटता हुआ दिखेगा। हिंदी अखबारों में मालामाल से लेकर लबालब और उछाल का इस्तेमाल है। अंग्रेजी अखबारों की हेडलाइन में गिरावट की बात है, आगे का इशारा बहुत अच्छा नहीं है। इस तरह हिंदी के अखबारों और चैनलों ने हिंदी पाठकों और दर्शकों को बेवकूफ़ बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जानबूझकर हिंदी मीडिया ने पाठकों की समझ को भोथरा बनाया है ताकि आप केवल एंटी मुस्लिम मुद्दों को ही समझने के लायक बचे रह जाएं। अंग्रेजी अखबारों की हालत बहुत अच्छी नहीं है, उनकी भी खराब हो चुकी है, मगर इस संदर्भ में उनकी हेडलाइन में इस बात की झलक मिलती है कि त्योहारों में बिक्री कम हो सकती है। तभी नवंबर महीने का जीएसटी संग्रह का विकास दर बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। हिंदी के अखबारों और चैनलों से सावधान रहा कीजिए, सतर्कता से पढ़ा कीजिए और देखा कीजिए। गोदी चैनलों को देखना तुरंत बंद कीजिए, कोई नुकसान आपका नहीं होगा। जीएसटी का जश्न मनाने वाले हिंदी अखबारों के पाठकों के लिए कितना कुछ जानना समझना रह जाता है, समझिए इस वीडियो को देखते हुए। ट्विटर पर शिक्षित बेरोजगार नाम से एक हैंडल है, इसे आर्थिक विषयों पर लिखने वाले पत्रकार विवेक कौल चलाते हैं। विवेक कौल ने जीएसटी के आंकड़ों पर सवाल उठाया है और देखिए कि जिस तरह से वे बता रहे हैं, हिंदी का कौन सा अखबार आपको ऐसे बताता है। और यह सवाल खुद से पूछिए कि अभी तक आपने उस अखबार को बंद क्यों नहीं किया है, क्यों पढ़े जा रहे हैं उस अखबार को। विवेक कौल ने टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट को ट्वीट करते हुए लिखा है कि जब से जीएसटी लॉन्च हुई है तब से इस नवंबर में चौथा सबसे अधिक संग्रह देखा गया है। यह टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। इस पर विवेक कहते हैं कि तब और आज की मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन में क्या अंतर था? क्या इन्फ्लेशन नाम की कोई चीज होती है, लोग भूल गए? इस रिपोर्ट में बताया ही नहीं गया है कि मई से लेकर नवंबर तक के 7 महीनों में से 6 महीने जीएसटी का विकास दर सिंगल डिजिट में रहा है, जो ये बताता है कि जीएसटी के आंकड़े इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, दाम बढ़ रहे हैं, ना कि कारोबार वॉल्यूम बढ़ रहा है। यही नहीं, विवेक कौल ने एक ग्राफ दिखाकर जीएसटी की वृद्धि दर की हालत दिखाई कि कैसे दिसंबर 2022 से गिरावट आती जा रही है। कौल लिखते हैं कि दिस इज हाउ जीएसटी ग्रोथ लुक्स लाइक इन द लास्ट 2 years। यू कैन क्लियरली सी
द ट्रेंड। महंगाई के कारण जीएसटी का संग्रह भले बढ़ा हो, लेकिन इसी के कारण उपभोग भी तो घटा है। आर्थिक सूचना हमारे लिए कितनी जरूरी है और उसी को लेकर हमारी जानकारी आधी अधूरी रह जाती है। अब आते हैं जीडीपी पर लौटकर। अगर जीएसटी के आंकड़े त्योहारों के सीजन को लेकर नेगेटिव इशारे कर रहे हैं, तब क्या तीसरी तिमाही यानी अक्टूबर से दिसंबर तक की जीडीपी का विकास दर 7.4% हो सकता है? 7% से अधिक हो सकता है, जिसका ऐलान रिजर्व बैंक ने अक्टूबर के आखिर में किया था। अगर जुलाई से सितंबर की जीडीपी का विकास दर 5.4% है, तो क्या इसमें 2% तक का उछाल आ सकता है? एक बात का ध्यान रखना चाहिए, त्योहारों के सीजन में जीडीपी के आंकड़ों में उछाल आता ही है, यह ट्रेंड रहा है। जनवरी में जब आंकड़े आएंगे तब आप देखिएगा कि इस बार त्योहारों के सीजन के आंकड़े कुछ अलग कह रहे हैं, या जो अप्रैल से लेकर सितंबर तक दिखा है वही दिसंबर तक भी दिखेगा। अब आप इंडियन एक्सप्रेस की 18 नवंबर की इस रिपोर्ट को देखिए। आंचल मैगजीन और जॉर्ज मैथ्यू की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि सितंबर महीने में भारत सरकार ने पिछले साल सितंबर की तुलना में 2.4% कम खर्च किया है। 1,14,000 करोड़ ही खर्च कर सकी है सरकार। अगर आप 2023 के अप्रैल से लेकर सितंबर तक केंद्र सरकार के खर्चे का हिसाब देखें तो उसकी तुलना में इस साल अप्रैल से सितंबर के बीच 15.4% की गिरावट आई है। इस साल के बजट में टारगेट था केंद्र सरकार 11.11 लाख करोड़ खर्च करेगी। इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स कहते हैं संक्षेप में। तो अब उस टारगेट को पूरा करने के लिए कैपेक्स के खर्च का विकास दर 52% ले जाना होगा। अगर सरकार के पास पैसे होते तो क्या उसके खर्चे में गिरावट आती? यह सवाल आप पूछ सकते हैं। जनता महंगाई और कम कमाई से बहुत परेशान है। इस महंगाई के कारण जीएसटी का संग्रह भले बढ़ गया हो, लेकिन तथ्य है कि सरकार अपने खर्चे का टारगेट पूरा नहीं कर पा रही है। अब आपको हम राहुल गांधी का बयान पढ़कर बताना चाहते हैं। राहुल गांधी का ट्वीट काफी लंबा है। लिखते हैं कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 2 साल में सबसे नीचे 5.4% पर आ गई है। इन तथ्यों पर एक नजर डालिए, देखिए स्थिति कितनी चिंताजनक है। और राहुल आगे लिखते हैं कि खुदरा महंगाई दर बढ़कर 14 महीने के उच्चतम स्तर 6.21% पर पहुंच गई है। पिछले साल अक्टूबर की तुलना में इस वर्ष आलू और प्याज की कीमत लगभग 50% बढ़ गई है। रुपया 84.50 के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। बेरोजगारी पहले ही 45 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। पिछले 5 वर्षों में मजदूरों, कर्मचारियों और छोटे व्यापारियों की आमदनी या तो ठहर गई है या काफी कम हो गई है। आमदनी कम होने से मांग में भी कमी आई है। 10 लाख से कम कीमत वाले कारों की बिक्री में हिस्सेदारी घटकर 50% से कम हो गई है, जो 2018-19 में 80% थी। सस्ते घरों की कुल बिक्री में हिस्सेदारी घटकर करीब 22% रह गई है, जो पिछले साल 38% थी। एफएमसीजी प्रोडक्ट्स की मांग पहले से कम होती जा रही है। कॉर्पोरेट टैक्स का हिस्सा पिछले 10 वर्षों में 7% कम हुआ, जबकि इनकम टैक्स 11% बढ़ा है। नोटबंदी और जीएसटी की मार से अर्थव्यवस्था में मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा घटकर 50 वर्षों में सबसे कम सिर्फ 13% रह गया है। ऐसे में नई नौकरियों के अवसर कैसे बनेंगे? इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक नई सोच चाहिए और बिजनेसमैन के लिए एक न्यू डील उसका अहम भाग है। सबको समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। राहुल गांधी का कहना है कि ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि कुछ लोगों के समूह की ही तरक्की हो रही है। उन्होंने अपने ट्वीट में कारों की बिक्री में कमी से लेकर डॉलर के मुकाबले रुपए की कमजोरी का भी मुद्दा उठाया। जरूरी नहीं कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं आप उसे वही मान लीजिए, लेकिन आप यह देखिए कि इन सवालों पर सरकार की तरफ से ठोस जवाब क्या आ रहा है। क्या वित्त मंत्री ने आपको बताया कि एक समय जब $1 60 का था तब भारत कमजोर हो गया था? आज जब $1 84 से अधिक का हो गया है तो भारत कैसे मजबूत हो गया है? कॉरपोरेट की कमाई बढ़ गई है, उनका टैक्स घटा है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था को क्या फायदा हुआ, या चंद उद्योगपतियों के हाथ में पैसे दे दिए गए? कोई जवाब ठीक से नहीं आता। अब कोई बात ही नहीं करता कि $1 84 से अधिक का हो गया है। सवाल है कि अगर भारत की अर्थव्यवस्था इतनी अधिक तरक्की कर रही है तो इतनी बड़ी संख्या में गलत तरीके से भारत के नौजवान अमेरिका क्यों जा रहे हैं? 95,000 रुपया प्रति व्यक्ति आय वाला देश
और उसके नौजवान समझ गए हैं कि हवाबाजी एक तरफ, रोजी रोटी एक तरफ। अमेरिका जाना पड़ा तो अमेरिका जाएंगे। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।